तो सबसे पहले हम MPS 003 का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर्स बहुत ही रिपीटेडली बार बार जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो चैप्टर्स हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है इस, और ये आपकी हर चैप्टर अलग है, इसमें यूनिट वाइज नहीं है। हर एक चैप्टर मतलब हर एक यूनिट अलग अलग है, पहले की तरह नहीं है ब्लॉक की तरह। तो हम हर एक यूनिट को अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस मतलब जो अभी तक चल रही है। ग्रीक और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन जो थी, वो डिसअपियर हो गई। ठीक है, वो ओल्डेस्ट थी लेकिन वो डिसअपियर हो गई। लेकिन ये एक ऐसी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो अभी तक चल रही है। कॉज क्या है? क्योंकि हम अपनी पूरी दुनिया को जो है वो फैमिली मानते हैं और सारे वेलफेयर ऑफ होल मैनकाइंड के बारे में सोचकर चलते हैं। इसलिए हमने जो है हमेशा अपने आप को आज तक जो है वो साबित किया है। वेस्टर्न स्कॉलर्स थिंक दैट डेमोक्रेसी बिगेन विद ग्रीक सिटी स्टेट्स विदाउट नोइंग दैट इन इंडिया डेमोक्रेसी बिगेन मैनी थाउजेंड ईयर अगो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स का मानना है कि डेमोक्रेसी ग्रीक सिटी से आई है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी थाउजेंड ऑफ ईयर्स से थी। कैसे? क्योंकि अगर हम बुद्धा और जैन सेंट्स के जो मतलब पूरा निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे। वैशाली, लिच्छवी एंड शाक्यास, ये सब जो है बहुत ही लोगों के उस पे चलते थे, लोगों से राय मांगते थे और बिल्कुल उसी तरह से इनका रिपब्लिक इस वाला सिस्टम था। इसके अलावा यहाँ बोल रहे हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया आया और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का आइडिया आया। यही आइडियाज आगे चल के अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बन गए। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो एशियन टाइम ऑफ बुद्धा और महावीरा के समय ही निकल करके आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, राजपूत एम्पायर वो बहुत हद तक डेमोक्रेटिक जो है तरीका फॉलो किया करते थे, लोगों से राय लेते थे, उनकी परेशानियां सुना करते थे। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें वहीं से मिल जाती है, मोनार्कल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री में मिल जाती है। इसके अलावा विलेज कंटिन्यू टू रिपब्लिक इन मिनिएचर फॉर्म। देखिए, मिनिएचर जगह जगह छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे। विलेज पंचायत बहुत पुराना कंसेप्ट है, इसीलिए गांधी जी हमेशा इसको कहते थे कि विलेज सेल्फ सफिशिएंट है हमारे इंडिया के। तो विलेज रिपब्लिक, इवन देखिए शाकास आए, हूणों का आतंक हुआ, मुगल्स आए, लेकिन जो विलेज रिपब्लिक है वो कंटिन्यू रहा और आज तक कंटिन्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे सबको पता ही है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल हुआ था, लेकिन इसने एक चिंगारी जला दी थी, स्पार्क जला दिया था लोगों को क्रांति के लिए। तो उसकी वजह से लोग जो है वो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। दिस इज अ सब बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन की बात करें, देखिए जिसको मैंने टिक किया है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट इंडिया एक्ट, पीरियोडिकल रिन्यूअल चार्टर, ये कंपनी किया करती थी। ठीक है, एक्ट्स थे। देखिए उस टाइम पे कुछ, जैसे अगर थोड़ा बहुत किसी ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वो समझ गया होगा इसका मतलब, लेकिन अगर कोई बिल्कुल बेसिक पढ़ रहा है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसको बताने के लिए हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे आज नए नए बिल निकलते हैं, एक्ट निकलते हैं, उस तरीके से कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक्ट बनाती थी सारी इकोनॉमी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वो जो एक्ट बनते थे उसी में से ही कुछ एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, पीरियोडिक, अभी हम शॉर्ट में नेम आप याद कर लीजिए, इसमें डिटेल जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी वो समझ गया होगा। इसके अलावा क्या हुआ था कि क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया था कि जो है आप लोग जाइए और जा करके वहाँ पे मतलब अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बोली थी और उन्होंने गारंटी दी थी वहाँ के रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी आप लोग को, और जिसका जैसा रूलर जो है वो अपना रूलर करता रहेगा, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी अपना रूल नहीं चलाएंगे, जो वहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा क्वीन विक्टोरिया ने बोला था चार्टर में। इन 1861 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वॉज पास्ड, यूनिवर्सिटीज एंड हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। देखिए धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, इंडियन जजेस आ रहे थे। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट एज अमेरिकन जज फॉलो चीफ जस्टिस मार्शल। तो सबसे पहले जो इंडियन जज थे वो सर एलिजा MP थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, नॉट एन इंडियन। ओके,
इसके अलावा ब्रिटिश रूल क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग एंड क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पीपल। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल ने जब ये कॉलेजेस वगैरह बना दिए तो उसमें जाकर के हमारे इंडियंस ही पढ़ते थे, फिर वो समझदार होते थे, फिर वो मांगते थे, स्वराज की मांग करते थे और कहते थे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चाहिए। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट हुआ, राइट्स और पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे करके हम पार्टिसिपेशन में आते गए साथ साथ, क्योंकि अब वैसे उनको कोई हक नहीं था हमें पार्टिसिपेशन देने का, लेकिन वही चीज़ है कि पहले वो लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पहले फैक्ट्रीज सेटअप की, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी में चले गए, और उसके बाद फिर क्वीन विक्टोरिया ने जो है वो धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया। क्राउन रूल इस्टेब्लिश होने के बाद फिर हम अपने लिए स्वराज की मांग करते रहते थे, फिर हमें थोड़ा थोड़ा जो है हिस्सा देते रहते थे वो। तो इस तरह से पूरा हमारा पार्टिसिपेशन चलता था। अभी यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन कई बार आया है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में जो एजुकेटेड एलाइट क्लास थी, जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली थी इंडियन, उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी पार्टी बनानी है। तो उन्होंने जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे एओ ह्यूम, उनकी मदद के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। इनके लीडर्स थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ये माइल्ड लीडर्स कहलाते हैं क्योंकि ये परसुएशन में बिलीव करते थे। इनको कहते थे नरम दल के नेता, मतलब ये बातचीत से और परस्यूशन से, धरने से, ऐसे अपनी बात मनवाने में जो है बिलीव करते थे। और इनका बिल्कुल भी नहीं मानना था कि हमको बिल्कुल भी वायलेंट होना जरूरी है या फिर गुस्सा दिखाना जरूरी है। तो इनको नरम दल के या माइल्ड लीडर्स बोलते हैं। इन गवर्नमेंट पोस्ट की मांग करते थे, रेजोल्यूशन पास करते थे। तो लेकिन इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में दूसरे दल के नेता थे जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट क्लास या गरम दल के नेता बोलते थे। सबने सुना होगा लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जो है वो ये बिलीव करते थे प्रेशर एंड एजिटेशन में, ठीक है, और अपोज करते थे जो पार्टीशन और परसुएशन की जो पॉलिसी है नरम दल वालों की, उसको अपोज करते थे ये, ठीक है। लेकिन 1885 से 1905 में कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय माइल्ड लीडर्स। तो 1885 में देखिए जब बना था और 1905 तक कांग्रेस पे कौन ज्यादा, किसकी बोला बाला ज्यादा था? माइल्ड लीडर्स का, नरम दल के नेताओं का। इसके बाद उन्होंने काफी पेटिशंस वगैरह डाली, लेकिन 1905 में देखिए पार्टीशन हुआ था बंगाल का, सबको पता होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल पार्टीशन हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम उस पर हुआ था, ठीक है। तो जब वो पार्टीशन हुआ उससे लोग काफी ज्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा कि हमें बॉयकॉट करना है ब्रिटिश गुड को, ठीक है। तो वहां पे फिर नारे निकलने शुरू हुए कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी विल हैव इट। और फिर लोगों का झुकाव जो है वो गरम दल के नेताओं की तरफ होने लगा। उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी खेल रही है डिवाइड एंड रूल की, और देखिए वो नरम दल के नेताओं को सपोर्ट करती है और गरम दल के नेताओं को सजा दे रही है, अब तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो फिर ये कहते हैं कि उसके बाद कुछ समय तक जो है वो गरम दल के नेताओं को सपोर्ट मिला, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ का। ड्यू टू पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल अपीजमेंट एक्ट ऑफ 1909 वॉज एनेक्टेड बेस्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये डिवाइड एंड रूल इंडिया में एक तो पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम तो कर ही रहे थे, साथ में गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में भी झगड़े कराते थे, क्योंकि अगर इन्हें पता था इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर एक होकर के लड़ेगी तो किसी भी हालत में जो है इनके हाथ में इससे सारा सब कुछ चला जाएगा। तो ये लोग इनको भी खुश करने के लिए क्या करते थे कि इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन निकाल दिया, ठीक है, कि हाँ भाई कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मुस्लिम लीग को साथ में बढ़ावा दिया कि साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिट में मुस्लिम लीग को खड़ा किया। 1895 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग फाइंड की थी विच वॉज सपोर्टेड बाय सम कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग तिलक। तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने क्या किया था कि इन्होंने एक होम रूल लीग जो है वो बनाया, इन्होंने लीग बनाया जिसको गरम दल के नेताओं ने, जिसमें से तिलक सबसे ऊपर थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 जब हुआ था तो लीडर्स पीपल सपोर्टेड ब्रिटिशर्स एज प्रेसिडेंट। विल्सन अनाउंस वी आर फाइटिंग टू मेक वर्ड्स फॉर डेमोक्रेसी। तो इन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें डेमोक्रेसी लानी है, कैसे भी हम उसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू अनाउंस टू कन्फर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, बट इन 1918 जलियांवाला बाग एपिसोड हैपेंड विद अनोइंग पीपल ऑफ इंडिया। तो 1917 में क्या हुआ था कि ये सब बातें चली रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वगैरह देने की, लेकिन भाई जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जिस वजह से इंडियंस तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो कांग्रेस की लीडरशिप अब आ गए थे महात्मा गांधी, सबको पता होगा 1915 में महात्मा गांधी आ गए थे, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1915 में ही आए थे शायद। तो 1915 में महात्मा गांधी आ गए थे। अब महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े, अब वो उनके अंडर में कांग्रेस जा चुकी थी।
ही लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ध्यान रखिएगा सबसे पहले 1925 में लॉन्च उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉपरेट नहीं करना है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अंडर हिम प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल एज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1990। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल बनाने की मांग रखी और इस 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो है वो क्या किया था, वो पूरा एक निकाल दिया था। आपने सुना होगा कि जो हमारा मतलब राइट्स हैं और जो हमारा प्रेम्बल है वो 1928 की जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट निकाली थी उस पे बेस्ड है। तो उन्होंने निकाला कि हमें कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने पूरा सब कुछ निकाल के रख दिया। इस साथ में राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये कैबियस कॉर्पस होगा या हेबियस कॉर्पस होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरे हिसाब से हेबियस कॉर्पस होगा, हो सकता है उसको कैबियस कॉर्पस ही बोलते हैं, लेकिन शायद हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि वो लोग क्या करते थे ना, उठा उठा के ले जाते थे और पता ही नहीं चलता था, किसी भी नेता को कहीं भी बंद कर देते थे। ये आज भी लागू होता है कि अगर कोई इंसान कहीं बंद हो जाता है तो कोर्ट ये कहता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट जज के सामने या डीएम के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा या कोर्ट के सामने पेश करना होगा और आपको वजह बतानी होगी कि उसने आपने उस व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा इन 1993 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। इसका एक्ट ऑफ 1935 आने के बाद थोड़ा सा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बन गया था और कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक्ट ऑफ 1935 पे बेस्ड है। तो ये था फाउंडेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक तरीके से सीरीज थी, पूरी याद रखनी है, आंसर राइटिंग करनी है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गांधी जी का कंट्रीब्यूशन। गांधी जी जो है वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड लीडर थे कांग्रेस के, क्योंकि कोई उनको अपोज नहीं करता था। उनका ट्रुथ अहिंसा सबको ही पता होगा। सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था चंपारण में, बिहार में अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स। फिर खेड़ा में उन्होंने, गुजरात में उन्होंने किया था, वहाँ पे बहुत हैवी रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे गवर्नमेंट, इसलिए। इसके बाद डांडी मार्च लॉन्च किया था जो कि सॉल्ट टैक्स के लिए था। 1921 में खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था उसको साथ में लाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। अगर जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो समझ गया होगा कि खिलाफत मूवमेंट क्यों चल रहा था, खलीफा का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लोग लॉन्च करने को थे। इन्होंने सोचा कि खिलाफत मूवमेंट वालों का भी सपोर्ट ले लेते हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ करके इन्होंने एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया था। 1931 में नॉन ओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इट चेंज एलाइट एजुकेटेड कांग्रेस एंड मेड इट्स मूवमेंट विद द, मतलब बेसिकली ये सारा कंट्रीब्यूशन, ये सारे मूवमेंट याद रखने हैं गांधी जी के कंट्रीब्यूशन में। इसको इलेबोरेट करके जिसने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी होगी वो लिख सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के अंडर हिज लीडरशिप। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एंड दैट्स इट फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशन साइड। ये अलग अलग उनके मूवमेंट से याद रखने हैं। गांधी जी का सब्सटेंस ऑफ स्वराज, देखिए गांधी जी सर्वोदय यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल में बिलीव करते थे। ठीक है, उनका फ्री इंडिया का ड्रीम था कि राम राज्य हो और हर किसी को अपना अधिकार मिले, और सेल्फ सफिशिएंसी विलेज में बहुत बिलीव करते थे कि जो भी विलेज में बन रहा है वो एक दूसरे को बांट फूट के खा पी के खुश रह सकते हैं, उनको कहीं बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यही इसी चीज़ पे फोकस किया था। गांधी जी का जो सब स्वराज का कंसेप्ट था वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता था। अब आते हैं कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की देखिए मीटिंग होती थी, हर जगह अलग अलग मीटिंग होती थी, कभी मुंबई में हो रही है, ठीक है, कभी बॉम्बे में हो रही है, मतलब मुंबई बॉम्बे में हो रही है कभी। तो कराची रेजोल्यूशन, यानी जो कराची में कांग्रेस ने 1931 में रेजोल्यूशन पास किया, इन्होंने कहा कि भाई कम से कम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लोगों को मिलना चाहिए, सेफ गार्ड करने होंगे हमें इंटरेस्ट वर्कर्स के, पीजेंट्स के, और उनके जो है वो इंडिजीनियस क्लॉथ मेकिंग जो है उसको बचाना होगा। जो लोकल में क्लॉथ मेकिंग कर रहे हैं उसे बचाना होगा इन फॉरेन क्लोथ्स के सामने। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट को जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, नेशनलाइज करना चाहिए बड़ी इंडस्ट्री को, क्योंकि नेशनलाइज करने से क्या होगा, गवर्नमेंट के अंडर में होंगी तो वो एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन चलेगी जिससे मजदूरों को फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद जो मिनरल रिसोर्सेज, रेलवेज, इन सब चीज़ों को नेशनलाइज करना चाहिए, और इस सब चीज़ों को पार्शली इम्प्लीमेंट भी किया गया था 1937 में बाय कांग्रेस मिनिस्ट्री एंड इज स्टेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके अलावा आता है आइडिया ऑफ सोशलिज्म के ऊपर।
देखिए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जब हुआ था वो 1917 में, ये आपका सोवियत यूनियन का रेवोल्यूशन था, जहाँ पे सोशलिज्म पे बहुत फोकस किया था। सोशलिज्म मतलब आपने पढ़ा होगा सोशोलॉजी में कि आप जो है एक तरीके से चाह रहे हैं कि इक्वालिटी के साथ सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बांटा जाए और इक्वल वेजेस मिले। तो ये मूवमेंट था, ये यहीं से इंस्पायर होकर के आया था, और ये जवाहरलाल नेहरू इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उनका मानना था कि हम भी इसी तरह का कुछ अपने हिंदुस्तान में लाएंगे। 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये दोनों मिलकर के साथ में वर्क करने लगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक पीछे का हिस्सा है। और कौन कौन इन्वॉल्व थे? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो था 1917 का, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब आइडिया ऑफ प्लानिंग की बात करें, सबको पता है नीति आयोग से पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स के प्लान तैयार करता था, जो कि नेशन वाइड चला करते थे। तो ये आइडिया ऑफ प्लानिंग कहाँ से आया था? ये आइडिया ऑफ प्लानिंग रशिया से आया था। 1935 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने कहा था कि प्लानिंग कमीशन जो है वो फॉर्म करिए। फिर प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोफेसर के.टी. शाह एज सेक्रेटरी। इन 1940 अ ग्रुप ऑफ, देखिए इससे पता चल रहा है आपको, प्लानिंग कमीशन आज़ादी से पहले ही स्टैब्लिश हो गया था। इन 1940 अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट अंडर घनश्याम दास बिरला प्रिपेयर्ड बॉम्बे प्लान एंड एम.एन. रॉय पब्लिश्ड अ पीपल्स प्लान advocating nationalization of land. Idea of planning survived but plans were not followed. So they are saying कि इन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे। इसमें लिखा है बॉम्बे प्लान बनाया था, पीपल प्लान बनाया था, जहाँ पे नेशनलाइजेशन करने की बात गई थी लैंड को, ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को जो है वो कब्जाए बैठे हैं ऐसा ना हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बांटे। लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो हो नहीं पाई थी। अभी देखते हैं गांधी जी का प्लान कैसा था। भाई गांधी जी का प्लान था चरखा और खादी के ऊपर, और कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब विलेज इंडस्ट्री, जो कि वो अपने खुद के झोपड़ झपट्टी में चप्पलें बना रहे हैं, लोकल लेवल पे जो है वो जनरेट कर रहे हैं, चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें उनका बिलीफ था। ठीक है, और उन्होंने कहा था सेल्फ सफिशिएंट होता है विलेज, वही रहने देना चाहिए, और हमें रिवाइवल करना होगा कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को। और यही बात हमारे डीपीएसपी में जो है वो डाली भी गई है एज एन ऑब्जेक्टिव, एज अ विजन, कि हम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, गांधी सोशल फिलोसफी क्या थी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ही ड्रीम फॉर हरिजन महिला एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने सोचा था हरिजन महिला बने प्रेसिडेंट इंडिया की। डॉक्टर अंबेडकर को इसीलिए उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ही प्रेरित किया था। उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए इनिशिएट किया था। महात्मा गांधी वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड डाइड फॉर दिस। सो इन फ्री इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, फारूकुद्दीन अली शाह एंड अब्दुल कलाम बिकेम प्रेसिडेंट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए महात्मा गांधी पूरे जीवन लड़ते रहे, लेकिन उनके मरने के बाद देख सकते हैं आप डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिस्टर फारूकुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट बने, जो कि मुस्लिम्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 3 व्यूज ऑफ डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 व्यूज थे डेवलपमेंट के। देखिए, एक था हिस्टोरिकल गांधीयन व्यू, जहाँ पे वो ये मानते थे कि सेल्फ सफिशिएंसी, एग्रीकल्चर, ये सब बेस्ट है, इसी को रहना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री को रहना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक क्लास क्या बोलती थी? ब्यूरोक्रेटिक क्लास कहती थी कि नहीं भाई, सब चीज़ों को नेशनलाइज कीजिए, लार्ज इंडस्ट्री वगैरह सबको गवर्नमेंट के कंट्रोल में डालिए। और वो मतलब नेहरू और सोशलिस्ट पार्टी से ज़्यादा सपोर्टेड थे, और वो कहते थे नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, तभी हम इक्वलिटी से बांट पाएंगे। इसके बाद आते थे कैपिटलिस्ट क्लास। देखिए, यहाँ पे 3 तरह के क्लास हो गए। एक हो गया सेल्फ सफिशिएंट विलेज वाले गांधीयन प्रिंसिपल, दूसरा हो गया ब्यूरोक्रेटिक क्लास जो हर चीज को नेशनलाइज करना चाहती थी, तीसरी थी कैपिटलिस्ट क्लास जो एडम स्मिथ के लेसास फेयर के कंसेप्ट से प्रेरित थी। लेसास फेयर मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, एक इनविजिबल हैंड हो, ठीक है, सपोर्ट हो, लेकिन बीच में इंटरफेयर ना करे, मार्केट को फ्री छोड़ो। तो फ्री मार्केट के बारे में कौन सोचेगा? एक कैपिटलिस्ट सोचेगा, तो वो नेशनलाइजेशन के अपोजिट थे। तो ये 3 डेवलपमेंट थे हमारे सामने। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने भाई मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की। हमेशा कहते हैं इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की, और कुछ चीज़ों को नेशनलाइज किया गया, कुछ चीज़ों को फ्री छोड़ा गया, और हमारी जो है बाद में आकर के पंचायती राज सिस्टम भी लाया गया। तो इंडिया ने मिक्स सिस्टम को फॉलो किया, और वो सही भी किया, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी थी, एक जैसा रूल तो कभी लागू कर ही नहीं सकते थे। इसके बाद आते हैं, इसकी समरी है थोड़ी बहुत। इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई, जय हिंद। लेकिन अब बात आती है ये 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझ लें।
वॉज देयर एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? ऑब्वियसली देखिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो था ही, इसी वजह से तो वो लोग इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, नेशनलाइजेशन होना चाहिए, कैपिटलिस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था। तो ये तो अच्छे से आप डाल ही सकते हो कि देश की बरकत के लिए, मजदूरों के वेजेस के लिए, ठीक है, प्रॉपर अर्निंग के लिए, ये सब सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। व्हाट वाज गांधीज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक थिंकिंग इन इंडियन नेशनल गवर्नमेंट? देखिए गांधी जी सर्वोदय में बिलीव करते थे, वेलफेयर ऑल ऑफ, तो उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक वे में, वो ये मानते थे कि भाई जो जैसा चल रहा है, जो विलेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसी को ही जो है वो सपोर्ट कीजिए, वहीं से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसी विलेज के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। तो बेसिकली वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज पे बिलीव करते थे। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो तो आप बता ही सकते हैं। 1917 में जो बोल्शेविक रशियन रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, उससे जवाहरलाल नेहरू और कुछ लोग प्रेरित थे, और वही चीज़ वो इंडिया में लाना चाहते थे, उस चीज़ को आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं। और हाउ डिड द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट क्रिस्टलाइज इन द एंड? सो बेसिकली हमने क्या फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को, जो इतने सारे आइडियाज थे, उनको कैसे हमने आखिर में आके समराइज किया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना दी। कुछ चीज़ों को जहाँ जरूरत लगी वहाँ नेशनलाइज कर दिया, कुछ चीज़ों को फ्री छोड़ दिया, और कुछ चीज़ों को हम आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं। तो दिस इज द थिंग। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा डीप में किया है। हम लोग नेक्स्ट जो है वो यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।